देखा कि भाई अब तक जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारतीयों का दमन करने के लिए ना तो बच्चों को छोड़ती थी ना स्त्रियों को छोड़ती थी, और अपने उत्पादन के लिए व्यक्तियों की कई जगह तो ऐसा हो रहा था कि बहुत ज़्यादा उत्पादन हो उसके लिए लोगों को उद्योगों में लगा करके, इंडस्ट्रीज में लगा करके, बिना किसी घंटे की परवाह किए, है ना, तो उनसे काम करवाया जाता था। तो लेबर क्लास का कोई ध्यान ही नहीं रख रहा था, उसका मजदूर वर्ग का। तो इसने क्या किया कि वो सभी अब इसके पीछे एक कहा जाता है, जो तर्क दिया जाता है उसका भी मैं भी विश्लेषण करूंगा। इसने क्या बोला कि भाई जो घंटे हैं वो तो तय होनी चाहिए, और जो 7 वर्ष से कम का बच्चा नहीं लगना चाहिए कोई भी कार्य में। जैसे हमारे संविधान में कितने वर्ष के लिए बताया गया है, 7 से कम का जो बच्चा है, यानी कि 7 से कम का, क्या बोलेंगे, कम का बच्चा कार्यरत नहीं होना चाहिए। ऐसे लिखिए, कच्चा फैक्ट्री में कार्यरत नहीं होना चाहिए, फैक्ट्री में कार्यरत। और ये नियम बनाया गया था विशेषतः उन फैक्ट्रियों के लिए कार्यरत नहीं होगा। ये नियम बनाया गया था आपका उन फैक्ट्रियों के लिए जिनमें कर्मचारियों की संख्या होती थी 100, कम से कम 100 कर्मचारी कितने हो, में आपका वर्कर्स का जो नंबर था वो मिनिमम 100 हो, मिनिमम 100, कम से कम 100 कर्मचारी जिसमें। तो 7 से कम के बच्चे पे तो बिल्कुल रोक लगा दी गई। और साथ में दूसरा प्रोविजन कहा गया आपका, जो 12 वर्ष से कम का है, जिसकी उम्र 12 वर्ष से कम है, यानी 7 तक तो काम नहीं करेगा, और 7 से 12 के बीच में है, तो उसके घंटे निश्चित कर दिए गए। कितना? 9 घंटे ओनली, सिर्फ, इससे ज़्यादा वो काम नहीं कर सकता है। प्लस में दूसरी चीज़ की गई, रात में वो काम नहीं करेगा। 7 PM से 6 AM के बीच में, 6 AM के बीच बीच में वो कार्य नहीं करेगा। ठीक है। अब इसके लिए बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं, वो तर्क क्या है वो समझिए। तो तर्क ये दिया जाता है कि ये क्यों कर रहे थे। तो बहुत सारे लोगों ने कहा है कि इसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ ये था कि यहाँ पर जो मजदूरी थी वो सस्ती होती थी भारत में। आप जानते हैं बाकी जो देशों की तुलना में आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जहाँ पर होती है, तो वहाँ पर आपका लोगों को अपनी जो जीविका है उसको पूरा करने के लिए क्या होता है, बहुत कम रेट्स पे भी कई बार काम करना पड़ जाता है। तो यहाँ पर जो आपका मजदूरी सस्ती थी, तो मजदूरी सस्ती चलते क्या होता था, भारत के भी उद्योगपति जो है अपने उद्योगों को जमा करके उनको विकसित कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि एक काम करो, यहाँ पर जो मजदूरी सस्ती है उसको प्रोवाइड ही मत करो, हम अंग्रेजों के पास तो कम से कम साधन बहुत सारे और भी हैं उसको बढ़ाने के लिए। तो कहा जाता है इसके पीछे भी एक नीति ये थी कि भारतीय भारतीय जो आपका प्रतिस्पर्धा है, या भारतीय व्यापारियों की जो प्रतिस्पर्धा है ब्रिटेन की तुलना में, वो कम हो जाए या कमज़ोर हो जाए। लेकिन बहरहाल कुछ भी बात हो, तो इतना तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि रियायत मिली, भारत के बच्चों को रियायत मिली, और कम से कम उनको जो फैक्ट्रियों में अंधाधुंध कार्य उनसे कराया जा रहा था उस पर रोक लगी, उस पर रोकथाम हुई। ठीक है, कोई दिक्कत। प्रथम कारखाना अधिनियम। फिर दूसरी चीज़ क्या हुई इसके समय पर, दूसरी चीज़ हुई इसके समय पर प्रथम प्रथम नियमित जनगणना। प्रथम नियमित जनगणना। प्रथम नियमित जनगणना। प्रथम नियमित जनगणना हुई साथी आपका 1881 में, और इसके बाद से 10 वर्ष में, हर 10 वर्ष में होती। ओके, क्या बोलेंगे, फर्स्ट रेगुलर सेंसस किसके समय पर हुआ, तो अनियमित किसके समय पर हुआ था, अनियमित हुआ भैया आपका मियो के टाइम पर। तो इन्होंने भारत में जो भारत के आसपास का इलाका था सबका इसमें इन्होंने आपका सेंसस कराया। जैसे इसमें कश्मीर का नहीं हुआ था, नेपाल का नहीं हुआ था, उसको छोड़ करके समस्त भारत में इन्होंने क्या किया, जनगणना के कार्य को बढ़ाया, और ये कहा कि अब ये 10 वर्षों में होगा। ठीक है, 10 वर्षों में होगा, और प्रत्येक 10 वर्ष में इसको किया जाने लगा। जैसे इसके बाद में कब हुई होगी, 1891, फिर आपका 1901, फिर आपका 1911, 1921, 1931, 1941, 1951। आज़ाद भारत की पहली हुई 1951। जैसे आज़ाद भारत की 7वीं थी इंडिपेंडेंट इंडिया का, तो वो 2011 में था। 2021 में भी होना था, लेकिन क्यों नहीं हो पाया, कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। और अभी आपने हाल ही फिलहाल की खबरों से आप कनेक्ट किया करो और रिसर्च किया करो। ठीक है, जैसे अभी एक विषय चल रहा है जातिगत जनगणना, तो आपको इसके पहलुओं को समझना चाहिए। ठीक है, तो इसके पहलुओं को आपको रिसर्च करके ये समझना चाहिए कि जातिगत जनगणना सरकार क्यों बचती थी उसको कराने से, या क्या उसके लाभ होंगे या उसके नुकसान होंगे, ये आपको देखना चाहिए ना।
एक अच्छे अवेयर स्टूडेंट की तरह इस देश के नागरिक होते हुए आप देश में जो भी घटनाक्रम चल रहा हो उसको जरूर आपको समझना चाहिए। ओके, आगे आते हैं। तो प्रथम नियमित जनगणना होगी और इसके बाद में कितने वर्षों पर होती है जनगणना बताएं? प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है, प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है। और नेक्स्ट है, आगे आएंगे। दूसरी कौन सी चीज़ आई? एक उसने जो रोक लगाई, यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आप समझ गए, भारतीय अखबारों को रोका जा रहा था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में ख़त्म कर दिया गया। 1882 में क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया, ख़त्म, अबोलिश कर दिया गया, अबोलिश्ड इन 1882। जैसे भारतीय शस्त्र अधिनियम वो लेके आया था, तो भारतीय शस्त्र अधिनियम, इंडियन आर्म्स एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट वाज अबोलिश्ड इन 1882, को भी ख़त्म कर दिया गया। उन रोक जो थी उनको हटा दिया गया, ठीक है। और स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। हमने पॉलिटी में आपको पढ़ाया था, जो साथी नहीं समझते हों स्थानीय स्वशासन को तो टॉपिक जरूर पढ़ना, लिख लेना यूट्यूब, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, स्टार्टिंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसीलिए इसको जनक कहा जाता है उसका, स्टार्टिंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। एक उदाहरण लिखिए सारे लोग, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से आप क्या समझते हैं? इसीलिए इसको क्या कहा गया? स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया, स्थानीय स्वशासन का जनक, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फादर ऑफ एलएसजी इसको कहा जाता है, याद रखना, फादर ऑफ एलएसजी। एक इसके समय का चर्चित था आपका हंटर कमीशन, हंटर कमीशन नियुक्त हुआ 1882 में, हंटर कमीशन। वुड डिस्पैच कब आया था? वुड डिस्पैच 1854 में आया था, हम आपको पढ़ा चुके हैं उसको, जिसमें कहा गया था कि भाई प्राथमिक शिक्षा तो हो आपका किस आधार पर? स्थानीय भाषा, लेकिन उच्च शिक्षा जो हो वो अंग्रेजी भाषा में हो। तो अपॉइंटमेंट ऑफ हंटर कमीशन ये था किसके लिए? ये समीक्षा के लिए बनाया गया था, वुड डिस्पैच की। अपॉइंटमेंट ऑफ हंटर कमीशन, अपॉइंटमेंट ऑफ हंटर कमीशन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, किसके लिए था ये? वुड डिस्पैच। उससे क्या सुधार भी हुए हैं या नहीं हुए हैं? वुड डिस्पैच की समीक्षा के लिए, वुड डिस्पैच की समीक्षा के लिए, फॉर द रिव्यू ऑफ वुड डिस्पैच। फिर इसके बाद में यानी काम हो रहा है यहाँ पर। एल्बर्ट बिल विवाद आया एक, एल्बर्ट बिल 1883 पारित हुआ, 1883 पारित हुआ इसी के समय पर। एल्बर्ट बिल वाज पास्ड। मैंने एक घटना बताई थी आपको कि अंग्रेज क्या करते थे, भारतीय लोगों को छोटी छोटी बात पर पीट देते थे। बहुत शोषण हो रहा था भारतीयों का, और इतना ज़्यादा शोषण हो रहा था कि अगर वो व्यक्ति न्यायालय भी, यूरोपीय अधिकारी थे या यूरोपीय जज थे, वो किसका साइड लेते थे, किसका पक्ष लेते थे? अंग्रेजों को। तो अंग्रेज एकदम से समझिए, एकदम से खतरनाक रूप से, खुले रूप से भारत में घूम रहे थे, और उनकी जो मनमर्जी होती थी वो ये करते थे। इस घटनाक्रम को देखा कि भारतीय लोगों ने इसके लिए मांग की कि भाई जो है इस तरह से हमारे लोगों का जो हित है उनका भी ध्यान रखा जाए। जैसे कि अगर हम आपसे बात बताएं, बहुत सारे भारत में रिफॉर्मर्स हुए, ठीक है, जो इनके पास में गए कि भाई ये तो नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, अपने टाइम पे एल्बर्ट बिल ला करके इन्होंने बोला कि जितने भी यूरोपीय लोग हैं, ऐसे लिख सकते हैं, भारतीय जो जज हैं, जितने भी जज हैं भारतीय, भारतीय जज अब अंग्रेजों का मुकदमा सुन सकेंगे, अंग्रेजों का मुकदमा सुन सकेंगे। अंग्रेजों के तो ऐसे समझो जमीन से, जमीन उनके पैरों के नीचे से जमीन बोलते हैं ना, खिसक गई एकदम से, खिसक ही जाएगी। अब उनको पता है हम अपराध करेंगे यहाँ पर, अगर हम किसी को भी एक्सप्लॉइट करेंगे, उसका शोषण करेंगे, तो कल को भारतीय जज तो सजा सुनाएंगे ना, या नहीं सुनाएंगे? तो आप कहेंगे हाँ जी,
तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, भारतीय जज अब अंग्रेजों का मुकदमा सुन सकेंगे। इंडियन इंडियन जजेस, या यहाँ विरोध नहीं किया सिर्फ कि भारत में विरोध किया, उन्होंने वहाँ ब्रिटेन में भी विरोध किया, ब्रिटिश सरकार का भी विरोध किया। और इतना वो विरोध उस समय पर तीव्र हो गया था कि ये तो जो ब्रिटिश सरकार है, यानी कि जो यहाँ पर ये ग्लैडस्टोन है, ये तो एकदम से भला नहीं चाहता है, ये सिर्फ भारतीयों का भला चाहता है। तो उसका इतना विरोध हुआ कि उसने 1884 में इसमें रिफॉर्म करने पड़े उसको, और 1884 अगले वर्ष उसने रिफॉर्म करके ये कर दिया कि भारतीय जज सिर्फ तब मुकदमे को सुन सकेंगे तब तक उस ज्यूरी में जब तक 50% यानी कि 50% आपके यूरोपियन ना हो। ज्यूरी का मतलब समझ रहे हैं, जो पैनल बैठता है जजों का, तो उसमें 50%, भाई ज्यूरी का भी तो वोट लिया जाता है बाद में, और ज्यूरी, जज ने डिसीजन दे दिया तो उसके बाद में चला जाता था ज्यूरी को, जज के बाद में। जज से भी ऊपर कौन होती थी आपका, जज से ऊपर आपका ज्यूरी। तो ज्यूरी में जितने भी सदस्य होते थे वो मेजोरिटी से, जिसको कह दें मेजोरिटी से, इन्होंने कह दिया उसमें कम से कम 50% यूरोपियन होने चाहिए। तो 50% यूरोपियन होने का मतलब क्या है, मेजोरिटी तो कभी हो ही नहीं पाएगी, मेजोरिटी तो कभी हो ही नहीं पाएगी। समझ पा रहे हैं? तो ये इसने किया तो इसका बड़ा विरोध हुआ। ओके, ये बात याद रखेंगे। इसीलिए इसके इन्हीं कार्यों की वजह से याद रख लेना, जो फ्लोरेंस नाइटेंगल हैं, फ्लोरेंस नाइटेंगल समाज सुधारक रही फ्लोरेंस नाइटेंगल भी, फ्लोरेंस नाइटेंगल ने रिपन को भारतीय समाज का उद्धारक, या बोले भारत का मुक्तिदाता कहा है। भारत का मुक्तिदाता अर्थात लिबरेटर ऑफ इंडिया। क्या बोला है, लिबरेटर, लिबरेटर ऑफ इंडिया, लिबरेटर ऑफ इंडिया कहा है। बहुत सारे लोगों ने स्टेटमेंट्स दिए हैं अपने, जैसे मदन मोहन मालवीय जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि वो भारत के सभी वायसरायों में सबसे श्रेष्ठ था, यानी कि जितने भी वायसराय हुए उन सभी वायसरायों में जो सबसे बेहतर, सबसे महानतम था, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल वायसराय। ये पंडित मदन मोहन मालवीय का स्टेटमेंट है। किसके लिए, रिपन के लिए। लिख लेना उसको भी कहीं किनारे पर। मदन मोहन मालवीय ने उसे सभी वायसरायों में महानतम बताया, सभी वायसरायों में। हम सब करें, बात क्लियर है? बोलो भाई फटाफट से बताएंगे। सारे लोग बोले, सारे लोग बोले, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। सर आपने बताया था उदयपुर को अंग्रेजों ने हड़प लिया, तो अंग्रेज हमेशा थोड़ी रहे, बताया नहीं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को कैनिंग के टाइम पे ख़त्म कर दिया गया, और धीरे 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 रिपन के टाइम्स तक बहुत सारी रियासतों के जो आपका उत्तराधिकारी थे उनको स्वीकार कर लिया गया, उनको राजा मान लिया गया सबको, है ना। छीना तो पहले गया था। फटाफट से बताएंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। गुस्सा भी कर दिया और 15 दिन तक बात भी नहीं की, तो फिर गड़बड़ है है ना। इसके बाद में भैया डफरेन, कौन आया इसके बाद में, डफरेन आया, डफरेन। डफरेन, ये तीनों 4-4 साल के लिए आए हैं। कौन कौन बताइए जरा, तीनों ये 4-4 वर्ष के लिए आए। लिटन 76 से 80, रिपन, रिपन कब से आया आपका, रिपन आया, बोले जी, रिपन आया आपका 80 से 84, और 84 से 88 तक आपका डफरिन आया। और डफरिन के टाइम पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हुई, कांग्रेस का गठन। इसके टाइम पे हुआ फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का गठन, क्योंकि रिपन सिखा गया ना भारत को भी तुम्हारे हित की चीजें हो सकती हैं। कांग्रेस का गठन, और जब ये 4 वर्षों में भारत ने देखा, भारत की जनता फिर एकजुट होना शुरू हुई और एक संगठन बना कांग्रेस। 18 दिसंबर 1885, जिसमें हम आपको बताएंगे उस समय की राजनीति के बारे में, क्या चलती थी राजनीति। डफरिन के बाद में आपका लैंसडाउन, 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 और लैंसडाउन 1888 से 6 वर्षों के लिए आया था, 94, 94। और लैंसडाउन के टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई दूसरा कारखाना अधिनियम। प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया था दोस्त, बताइए, वर्ष बताइए उसका। दूसरा कारखाना अधिनियम आया आपका सेकंड फैक्ट्री एक्ट, सेकंड फैक्ट्री एक्ट, ये आया आपका 1891 में, 1891 में।
अब तक आप जानते हैं मिनिमम एज कितनी कर दी गई थी काम की कि भाई इससे कम उम्र के बच्चे को कार्य पर नहीं लगाया जाएगा।